हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो अपना नया टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि ओम्स लॉ कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और क्या ये लॉ यूनिवर्सल हैं और नहीं। ठीक है, इस लॉ की सत्यता, रियलिटी, क्या कंडीशन है कि ओम्स लॉ किन किन कंडीशन पे लागू होता है, क्या जो अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपन ने पढ़ा है ये ओम्स लॉ के बीच में संबंध को दर्शाती है, इसकी सत्यता की जांच भी अपन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 है अपना, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम का नियम। सबसे पहले ओम ने इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया कि जो भी चालक तार होता है, मान लेते हैं कोई चालक तार है अपने पास, ये कोई चालक तार है, ठीक है, और इस तार की जो लंबाई है वो एल वगैरह जो भी अपने मान रखी है। अब इस चालक तार की लंबाई के ऊपर क्या किया, इन्होंने विभवांतर को आरोपित किया। जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, 2 वोल्ट का विभवांतर इसे दिया, 2 वोल्ट का क्या दिया, विभवांतर दिया इन्होंने। ओम ने एक चालक तार के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसके थ्रू क्या किया, 2 वोल्ट का विभवांतर इस चालक तार के अंदर आरोपित किया। तो उन्होंने देखा कि 2 एम्पियर का करंट भी क्या हो जाता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। 2 एम्पियर करंट भी क्या होता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक बार इन्होंने 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया, तो इन्होंने देखा कि 1 एम्पियर का करंट प्राप्त होता है। ठीक है, फिर 3 वोल्ट अगर अप्लाई किया इस चालक तार के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि 3 एम्पियर का करंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने स्टडी किया कि जैसे जैसे अगर मैं एक तरफ V लेता हूँ और एक तरफ अगर I कंपोनेंट लेता हूँ, ठीक है, एक तरफ क्या है V कंपोनेंट है, एक तरफ I कंपोनेंट है, तो यहाँ अगर मैं वोल्टेज विभवांतर को V ले लेता हूँ, इधर I ले लेता हूँ, तो इनके बीच में जैसे 2 हो गया, यहाँ भी 2, ये 4 तो इधर भी 4, यहाँ 6 तो ये भी 6। तो इस तरीके से ये इस तरीके का एक बिंदु इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के रूप में निरूपित किया। तो इन्होंने देखा कि क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ओम ने कहा था अपने प्रैक्टिकल रूप में, लैंग्वेज में अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, प्रैक्टिकली जो सबसे पहले इनके माइंड में आया, इन्होंने सोचा कि कैसे पॉसिबल है। तो एक चालक तार लिया इन्होंने, ध्यान रखना ये केवल चालकों के लिए, ओम का नियम केवल चालकों के लिए ही वैलिड है, चालकों के लिए वैध है। ठीक है, ये केवल कंडक्टर के लिए ही सूटेबल है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इन्होंने देखा कि 3 वोल्ट का अगर विभवांतर दिया तो 3 एम्पियर का करंट, 1 वोल्ट दिया तो 1 एम्पियर। तो इस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, तनाव हो गया, तो उसके अंदर चेंज नहीं करें, तो चालक के सिरों के ऊपर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, आपको बिल्कुल याद करना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशन बताई हैं, ताप, तनाव, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, एरिया, बहुत सारी हैं, क्षेत्रफल बहुत सारी हैं आदि, ETC एक्सेट्रा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो चालक के सिरों पर, ये इसके पॉइंट, सिरों का मतलब पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें किसमें, चालक तार में, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों एक ही मीनिंग है। समानुपाती भी कह सकते हैं आप, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए या ओम का नियम क्या है, तो उसके अंदर आपको ये लिखना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, श्यानता बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या रहे, नियत रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं चालक के सिरों पर विभवांतर क्या है, विभवांतर V है, ठीक है। और प्रवाहित धारा, विद्युत धारा, धारा क्या होती है, कैपिटल I, ठीक है। तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल्स टू, जब ये समानुपातिक स्थिरांक, ये समानुपातिक स्थिरांक है, जब ये हटेगा, ठीक है, जब ये हटेगा तो क्या लाएगा, एक स्थिरांक लाएगा। वो स्थिरांक कौन सा है, I के साथ में R, वो स्थिरांक कौन सा हो गया, R अपन यूज करेंगे। V इक्वल्स टू आर आई, R क्या हो गया, स्थिरांक हो गया। R क्या है यहाँ पर, जहाँ पर R एक समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, और इस स्थिरांक का नाम क्या है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो V इक्वल्स टू, मेरे पास एक रिलेशन आ गया RI, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो V अपॉन I इक्वल्स टू क्या है, R, V अपॉन I इक्वल्स टू R। और जैसे जैसे मैंने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ओम ने जैसे कहा था कि 3 वोल्ट अगर विभवांतर हैं तो यहाँ पे कितना एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, कुछ भी, तो क्या बनेगा, V और I के बीच में जैसे जैसे ग्राफ प्लॉट करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बनेगी। तो पॉइंट बना के लिखिए, ओम के नियमानुसार V और I में ग्राफ बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती हैं। ये भी इसका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ओम के नियम का यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या होता है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं इसे बीच वाले पार्ट को, R इक्वल्स टू V अपॉन I, V अपॉन I, V वोल्टेज, वोल्टेज यानी सॉरी V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वोल्ट में होता है, वोल्ट डिवाइडेड बाई I एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को भी क्या कहते हैं, ये प्रतिरोध का यूनिट क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर को कहते हैं ओम, क्योंकि ये नियम ओम ने दिया था। तो ओम को रेस्पेक्ट देने के लिए इस जो प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह यूनिट है, इकाई जो है वो क्या रखी, ओम रखी, ये ओम का सिंबल है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम, ओम, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम होगी। ओम को सिंबल इस तरीके से बनाना आपको, दोनों नीचे टर्मिनल और फिर ऊपर एक ऐसे गुब्बारा जैसे, तो ये ओम का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम हो जाएगी। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, घनत्व आदि को स्थिर रखें और चालक के सिरों पर, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। विद्युत धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और उसके बाद में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू RI। तो V अपॉन I जो वोल्टेज यानी विभवांतर और करंट का जो रेशो होता है वो
रेजिस्टेंस प्रतिरोध के इक्वल होता है, इसीलिए कैपिटल आर कहा इसे। और कैपिटल आर का आर वी और आई के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या बनता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। और वी और आई में कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या बनेगी, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अगला है एक ओम की डेफिनेशन। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एक ओम क्या होता है, एक ओम की डेफिनेशन क्या है, एक ओम का रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे उसके बारे में। तो एक ओम, एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा, इसका मतलब एक ओम यानी रेजिस्टेंस आर कितना आना चाहिए, एक ओम आना चाहिए। कब आएगा, जब किसी चालक तार के सिरों पर, जब किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक तार द्वारा 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर अगर आरोपित किया तो चालक तार के द्वारा 1 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है उस चालक तार के अंदर। तो क्या होता है, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, 1/1 कितना आ गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर, डेट मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पियर, और 1 वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, 1 ओम। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर अगर आरोपित किया है तो चालक तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, कहाँ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सा समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सारे कैपिटल फॉर्म के अंदर यूज़ करने हैं। और ये अपना ओम का नियम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म के अंदर जो एक ओम ने दिया था वो प्रूफ हो गया है। लेकिन क्या ये अपवहन वेग जो अपन ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, विद्युत धारा के बीच में अपवाह वेग, विभवांतर और अपवाह वेग के बीच में संबंध पड़ा है, तो वो ये ओम का नियम क्या उन संबंधों में से किसी रिलेशन को प्रूफ करता है या नहीं करता है? क्या उस रिलेशन को अगर अपन यूज़ करें तो भी क्या ओम के नियमों की सत्यता की पालना की जाएगी, हो सकती है? ठीक है, क्या आर का कोई मान आएगा, क्या वहाँ भी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ सकता है? ऐसा अगर होता है तो ओम का नियम क्या होगा, 100% सत्य होगा। तो उसकी सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अगला हेडिंग है, ओके। अगला है अपने पास ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति या निगमन या इसका डेरिवेशन
कैसे हुआ है, दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, चालक तार के अंदर जो धारा उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, चालक तार में। ये लैंग्वेज आप लिखते रहना साथ में, ताकि ये आप कंटिन्यूस फॉर्म में नोट्स बनाते रहें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखें। ठीक है, ये क्लासेज अपनी कंटिन्यू फॉर्म में चलेगी जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता, तब तक अपन ऑनलाइन क्लासेज यहाँ कंटिन्यू फॉर्म में लेते रहेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चालक तार के द्वारा आवेशवाहकों की, आवेशवाहक यानी इलेक्ट्रॉन, आवेशवाहकों की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चालक तार में आवेशवाहक के कोई कंडक्टर हो गया, उसके अंदर क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल आवेश जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी पोजीशन के फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर गति करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो गति करने से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को डेवलप करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अपने पास एक जो रिलेशन आया था वी डी इक्वल्स टू क्या आया था, ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टो एवरेज, यही आया था वी डी। आप टो एवरेज को, कुछ बुक्स टो एवरेज को टो के ऊपर बार भी लिखती है। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों इक्वल ही हैं। और इनको क्या कहते हैं, टो एवरेज को क्या कहते हैं, संघट्ट काल भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है, विश्रांति काल। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, विश्रांति काल होता क्या है, विश्रांति काल दो टक्करों यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब ये टक्कर करेंगे तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड जो होता है, फर्स्ट का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, तो दोनों का जो औसत, एवरेज, मीन, ठीक है, दोनों को ऐड करके जो नंबर, यानी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, n अगर क्वांटिटी है तो n टाइम्स ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये अपने पास एक टो एवरेज इक्वेशन आ गई थी। एक अपने पास और रिलेशन आया था विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। क्या था ये संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको अपन को याद करना ही करना है। ठीक है, क्या रिलेशन आया था, I इजिकल्स टू NEAVD, इक्वेशन नंबर 2, यही आया था। इनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो I इजिकल्स टू NEAVD, I इक्वल्स टू NEAVD, यहाँ से VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, E/m टो एवरेज। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, N, E 2 बार आ गया, E² AE डिवाइडेड बाई m टो एवरेज, यहाँ से I आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखो, कोई अगर प्रॉब्लम कहाँ पे कोई टर्म समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता दें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अब यदि चालक के सिरों पर विभवांतर की अगर बात करें, जैसे क्योंकि अपन को ओम्स लॉ का प्रूफ करना है, तो ओम्स लॉ कब आएगा, जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस को एंट्री देंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को, तो यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी हैं, यदि इसी के जस्ट नीचे लिखना है, मैं जैसे बीच में लिख देता हूँ, आपको बीच में नहीं लिखना, आपको इसी के जस्ट नीचे कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर लिखते चलने आए, और ऐसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं तो यहाँ बोर्ड की साइज़ के अकॉर्डिंग जहाँ जगह मिली वहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, और इसको मिटा नहीं रहा, क्योंकि ये रिलेशन अभी वापस में जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ ये काम आएगा। अगर मैं इसको अभी रफ कर दूँगा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है, v है, विभवांतर कितना है, v है, और चालक की लंबाई
L हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E बराबर V/L, E बराबर V/L होती है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है अपने पास इक्वेशन E = V/L, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो ये E वाला जो पैरामीटर है इसकी जगह रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब ये इधर लिख रहा हूँ I बराबर NE² टो एवरेज डिवाइडेड बाई M इंटू A इंटू, देखो NE² टो एवरेज, NE² टो एवरेज डिवाइडेड बाई M। A को भी मैंने बाहर लिख दिया है, A इंटू E की वैल्यू, E क्या है V/L, E क्या है V/L हो गया। तो L को अब आप इसी के अंदर लिख दूँ मैं, यहाँ से L हटा के, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं L को हटा के इसके अंदर लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, या इसको चाहो तो आप बाहर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये L क्या हो गया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की क्या है लंबाई। आप चाहो तो इसे कांस्टेंट को अंदर रहने दो, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको आप L को बाहर लिख दो, ठीक है। एरिया यहाँ पे हो गया इंटू V क्या है, V वॉल्यूम नहीं है, आयतन नहीं है, ध्यान रखना है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसीलिए मैं इस लैंग्वेज को लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कैपिटल V का मतलब आयतन भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कैपिटल V यानी ओम्स लॉ की स्टडी कर रहे हैं, ओम्स लॉ की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कैपिटल V क्या होगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होगा। तो यहाँ I बराबर, ये क्या हो गया, I बराबर NE² टो एवरेज अपॉन M इंटू AV/L हो जाएगा, AV/L। अब ये किसके जस्ट इक्वल कहीं दिख रहा है आपको, या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास कोई फॉर्म आई थी क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल आई थी। क्या थी, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही आई थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, ये I है अपने पास, तो यहाँ V/I इनका जो रेशो था वो किसके जस्ट इक्वल था, R के इक्वल था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और यहीं से प्रूफ का पता चलता है कि जो अपने जो पढ़ा अभी तक, जो अफवाह वेग की स्टडी की है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट स्टडी किया है, ठीक है। तो V/I = R, इसके जस्ट इक्वल लाने की कोशिश करो आप पहले। तो इधर V है और इधर नीचे इसको I लियूँ, तो ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, यहाँ से ये इक्वल का साइन है इनके बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे क्या लाना है, V/I लाना है। तो ये V है, इसको मैं यहीं रखूँगा, ठीक है, और इस I को मैं नीचे भेजूँगा। तो आप पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू ML इज इक्वल्स टू NE² टो एवरेज AV, ठीक है। मुझे क्या लाना है, V/I, तो ये ML ऊपर रहेगा, इधर V/I, ये V यही है। इस पूरी टर्म को यहाँ से हटा के मैं इसके नीचे भेज दूंगा, यहाँ से इसके नीचे, तो डिवाइडेड बाई NE² टो एवरेज A। देखो सारी टर्म आ गई क्या, ML, ये M और L यहाँ से, डिवाइडेड बाई NE² टो एवरेज इंटू A इक्वल्स टू V/I। ये V/I के जस्ट इक्वल हैं, तो यहाँ से मुझे पता चला ये V/I है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ये 4 पूरी ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई। आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दो और ये कंप्लीट इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार मुझे क्या पता है कि R = V/I होता है। तो यहाँ से V/I की जगह मैं क्या पुटअप करूँगा, R पुटअप करूँगा। सो वी पुट इक्वेशन, R = V/I इन इक्वेशन 4। समीकरण 4 में R = V/I रखने पर, ये इसका हिंदी में मतलब होगा, समीकरण 4 में R = V/I रखने पर, तो क्या आएगा, V/I रखने पर R = ML/I
Ne² टो एवरेज। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस की एक वैल्यू आ गई। m भी कांस्टेंट होता है, l भी कांस्टेंट होता है, n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, a एरिया कांस्टेंट, टो एवरेज, टाइम पीरियड कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सारे मल्टीप्लाई, सारे नंबरिकल फिगर मल्टीप्लाई हो गए, क्या देंगे, नंबर देंगे, और वो नंबर यानी रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट हो गया। तो R=ml Ne² टो एवरेज। तो यहाँ से ओम का नियम एक वेरीफाई हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ये पूरी किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो V=IR, ये किसके जस्ट इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक वेरीफाई हो गया कि V/I=R, मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो V क्या हो गया, IR, और यही ओम्स लॉ है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, अच्छे से नोट करना। बहुत अच्छा डेरिवेशन और बहुत डीपली मैंने प्रूफ इसका बता दिया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पूरा कंटेंट करता है। ठीक है, एक बार इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अच्छे से अच्छी स्टडी करते रहें। ओके, थैंक यू।